Good morning. स्टार्ट करायचा? ओके। तो इसके पहले लेक्चर्स में हमने अभी तक पढ़ा स्टोन एज पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चाल्कोलिथिक। फर्स्ट लेक्चर है आज। ओके, तो हमने पहले स्टोन एज पढ़ा, उसके बाद हमने चाल्कोलिथिक एज कल्चर पढ़ा, उसके बाद हमने मेसोलिथिक पढ़ा, ठीक है। एंड सॉरी मेगालिथ पढ़ा। अभी हम स्टार्ट करेंगे वैदिक लिटरेचर से, ठीक है। वैदिक कल्चर, नॉट लिटरेचर, सॉरी, वैदिक कल्चर, वैदिक एज। तो अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो वो इस टाइम तक खत्म हो गया था, यहाँ स्टार्ट हो गया था एंड बाय दिस टाइम इट एंडेड। और ये स्टार्ट होता है 500 BC से चलता है 600 BC तक, ठीक है। इसमें हम वेद से रिलेटेड वैदिक कल्चर जो भी है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो वेद क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉलेज, और लिटरल मीनिंग होता है टू नो, ठीक है। अब जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम तो हमको कुछ सोर्सेस चाहिए होते हैं, ठीक है। वो सोर्सेस होते हैं आइदर आर्कियोलॉजिकल या फिर लिटरेचर, ठीक है। अब वैदिक और मतलब जो वैदिक एज है उसका जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो तो हमको मिलेंगे लाइक पॉटरी, ठीक है, टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। लिटरेचर जो है ये काफी इलेबोरेट लिटरेचर है। ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, फिर और आते हैं अरण्यक, ब्राह्मणाद, उपनिषद। ये सारा जो लिटरेचर है ये हमको हेल्प करता है इस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में समझने के लिए। इसमें सब लिखा है, इन्होंने ज्योग्राफी मेंशन करी है, इन्होंने एग्रीकल्चर कैसे करना है ये मेंशन करा है, सोसाइटी के बारे में बताया है, पॉलिटी के बारे में बताया है। और इन्हीं सब सोर्सेस से हमको पता चलता है कि वैदिक कल्चर या वैदिक एज में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो वैदिक कल्चर है या वैदिक एज है वो बेसिकली दो फेजेस में है, एक है अर्ली फेज और दूसरा लेटर फेज। अर्ली फेज इज बेसिकली 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, ठीक है। और लेटर फेज जो है इट इज फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फेज में ऋग्वेद को कंपोज किया गया था, और इन बाकी फेजेस में जो बाकी वेद या फिर बाकी जो भी लिटरेचर है, अदर लिटरेरी सोर्सेस यहाँ पे कंपोज किए थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये पूरा जो लिटरेचर है वैदिक ऋग्वेद का जो लिटरेचर है ये ओरली ट्रांसफर होता था एक दूसरे से इस पर्टिकुलर टाइम में। भले ही इसको कंपोज इसी टाइम में किया गया था लेकिन कंपाइलेशन इसका इस पर्टिकुलर टाइम में हुआ,
तो ये चीज याद रखनी है, ओरल ट्रेडिशन से वो ट्रांसफर होता था। ठीक है, अब हमने ये तो समझा कि चलो एक ऋग्वेद नाम की कोई एक चीज है, ठीक है, तो इसको जिन्होंने कंपोज किया था, इसके जो कंपोजर्स थे वो कौन थे? आर्यंस। आर्यंस वर द कंपोजर्स ऑफ ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 1028 हिम्स है। हिम्स यानी बेसिकली पोएम्स, ठीक है, श्लोक जो होते हैं ना, 1028 श्लोक्स है। किसने कंपोज किया है? आर्यंस ने कंपोज किया है। बट द क्वेश्चन इज हु आर आर्यंस? आर्यंस कौन है? ठीक है, तो हु आर द आर्यंस? किसी को कोई डाउट है यहां तक? लैंग्वेजेस जो होती है उसके भी कुछ क्लासेस होते हैं, ठीक है, जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज का एक क्लास है। इस लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस आती है जर्मैनिक, संस्कृत, रोमांस, ग्रीक, वेस्टर्न। ठीक है, अब जर्मैनिक लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश आएगी, उसके बाद में जर्मन आएगी, स्वीडिश आएगी, ठीक है, और रोमांस में इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, रोमानियन, ये लैंग्वेजेस आएगी। तो जो आर्यंस थे, तो माना जाता है कि दे वर द पीपल हु यूज्ड टू स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है, और वो संस्कृत बेसिकली उसमें की संस्कृत, क्योंकि उनका जो लिटरेचर है वो बेसिकली संस्कृत में है, ठीक है, तो माना जाता है कि वो इस ग्रुप को बिलोंग करते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं इनका एक कॉमन लैंड होगा जहां पे ये सब रहते होंगे, सेम लैंग्वेज है क्योंकि सेम ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कॉमन लैंड में ये लैंग्वेजेस ये लोग रहते होंगे, ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तो इसके ऊपर फिर ये क्वेश्चन आता है कि विच रीजन इज दिस, तो कौन सा रीजन है ये कि जहां पे ये सारे लोग रहते होंगे, ठीक है, पीपल स्पीकिंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, वो जो कॉमन एरिया है जहां से ये आते थे वो एरिया कौन सा है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, इवन लोकमान्य तिलक ने भी अपना एक तो बुक इसके ऊपर लिखा है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो कॉमन एरिया है, दिस कॉमन एरिया, इट कुड बी आर्कटिक, it could be southern Russia, कंटिन्यू करूं? जर्मनी हो सकता है या फिर सेंट्रल एशिया भी हो सकता है, ठीक है। ये जो कॉमन एरिया है ये इन चारों में से, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जितने एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया कि आर्यंस कहाँ से आए थे, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वाला तो रीजन है कि कॉमन लैंग्वेज है, तो दीज पीपल बिलोंग और केम फ्रॉम अ कॉमन रीजन,
और वो कॉमन रीजन हो सकता है आर्कटिक होगा, सेंट्रल एशिया हो सकता है, रशिया, सदर्न रशिया हो सकता है, या जर्मनी हो सकता है। लेकिन स्कॉलर्स में एक चीज है कि वो इस पर्टिकुलर एरिया को वाइडली एक्सेप्ट करते हैं कि ये हो सकता है द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस। आर्यंस यहां से इंडिया में आए होंगे। ठीक है, तो अभी मैप में एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि आर्यंस ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहां से आए होंगे, दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो, देखिए ये आर्यन का ओरिजिन हो सकता है, यहां से फिर वो माइग्रेट हुए हैं और ये अलग अलग जगह पे गए हैं। ओके, इंडिया में आए हैं, ये डिफरेंट कल्चर्स उन्होंने जाके बनाए हैं। ठीक है, यू कैन जस्ट सी डिफरेंट कल्चर्स, एंड्रोनोवो कल्चर, वैदिक कल्चर, ईरानियन कल्चर, मितानी कल्चर। ठीक है, उसके बाद में यमनाया कल्चर, अफाना स्लेवो कल्चर। ठीक है, तो ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके उन्होंने कल्चर्स इस्टेब्लिश किए। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच रही होगी इंडिया के आर्यंस के लिए, मतलब आर्यंस के लिए जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो वो बाकी जगह पे यहाँ पे गए हैं और वो यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने वैदिक कल्चर बनाया और हम उनको आर्यंस कहते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं और सी सम मैप्स। So this was a route taken by Aryans to India, मतलब Indian subcontinent. Okay, either this was one of the route and this was the another route, कैस्पियन के ऊपर से, और फिर यहाँ पे आके वो इंडिया में स्प्रेड हो गए। इनिशियली इस रीजन में थे और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी थी उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगी तो फिर वो इंटीरियर में फैलने लग गए। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन था कि लाइक हु आर Aryans, from where they came. ठीक है, एंड वी हैव आंसर्ड दिस कि आर्यंस ये थे जिन्होंने ऋग्वेदिक लिटरेचर को कंपोज किया था एंड दे केम फ्रॉम सदर्न रशिया। ठीक है, माइग्रेशन भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है उसके साथ। तो दिस इज आवर टॉपिक, वैदिक एज। कब स्टार्ट हुआ था? दिस इज द टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू स्टडी। आप मैप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा वैदिक एज का मैप है। यहां से अंदर आए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, पहले डेवलपमेंट इतने रीजन में हुई, उसके बाद गंगा के प्लेन्स, एंड फाइनली ये पूरा जो एरिया था दिस वाज अंडर आर्यंस। ठीक है, यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर चल रहा है, मेगालिथिक एज, कल हमने इसको पढ़ा था, आयरन एज को। ठीक है, दीज आर दी रोड्स, दक्षिण पथ। ठीक है, द सदर्न रोड, दिस उत्तर पथ, नदर्न। ठीक है, ये उन्होंने तब नहीं बनाया था
ये इनिशियली बनाया गया था, इन मतलब बाकी आने वाले जो टाइम रहेगा उसमें बनाया जाएगा। तो नाउ जो वैदिक लोग थे ऋग्वैदिक पीरियड में, तो हमने तो ये तो देख लिया कि अर्ली वैदिक में जो था ऋग्वेद बना था, जो ओरली पास होता था जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद और बाकी के वेदों को कंपाइल किया गया, ठीक है। बाकी के वेद कंपोज भी लेटर वैदिक पीरियड टाइम में हुए थे, सिर्फ ऋग्वेद एक ऐसा वेद था जो अर्ली वैदिक टाइम में बना, लेकिन उसका कंपाइलेशन, उसको लिखा गया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। नाउ हम कुछ एक तरीके से इसको पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जो रीजन ऑक्युपाई किया गया था अर्ली वैदिक एज में, तो एक टर्म मेंशन्ड है ऋग्वेद में विच इज नोन एज सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त का मतलब होता है 7, सिंधु इज बेसिकली इंडस, ठीक है। तो 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, दैट इज सप्त सिंधु। तो यहाँ पे ये 7 रिवर्स कौन सी? एक तो इंडस है, दूसरी है सरस्वती, अब बाकी की जो रिवर्स है दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। 5 रिवर्स ऑफ पंजाब कौन सी है वो? एक है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। अब आज के नाम है ये, आज हम झेलम को झेलम बोलते हैं या रावी को रावी बोलते हैं, लेकिन इनके पुराने नाम है वो हमको याद रखने हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो झेलम को वितस्ता कहते थे। झेलम को क्या कहते थे? झेलम वॉज नोन एज वितस्ता। चेनाब को असिकनी कहते थे। रावी रिवर वॉज नोन एज परुष्णी। सतलज वॉज नोन एज शुतुद्री, ठीक है। और ब्यास वॉज नोन एज विपास। तो ये उनके ओल्ड या ऋग्वेदिक नाम है। इन नामों से ये रिवर्स ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। तो हमको याद रखना है सप्त सिंधु, एंड दीज रिवर्स आर मेंशन्ड लाइक मेनी टाइम्स दे आर मेंशन्ड। और सबसे ज्यादा मेंशन हमको मिलता है इंडस का और रिवर सरस्वती का, ठीक है। आज सरस्वती नहीं है, पैलियो रिवर है, उसका पैलियो चैनल अवेलेबल है एज घग्गर एंड हाकरा, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो अभी लुप्त हो गई है वो रिवर। तो ये रिवर्स काफी टाइम मेंशन्ड है, बट द फैक्ट इज गंगा एंड यमुना, ये दोनों के दोनों रिवर्स सिर्फ 2 बार मेंशन्ड है ऋग्वेद में, ओनली 2 टाइम्स दे आर मेंशन। इसका मतलब क्या है कि कोई रिवर अगर, मतलब ये इतनी बार मेंशन्ड है, ये बहुत बार मेंशन्ड है, ठीक है। इंडस एंड सरस्वती तो इतना ज्यादा है उसका मेंशन कि आधे से ज्यादा ज्योग्राफी तो उनकी इसी के ऊपर है, लेकिन दे आर मेंशनिंग गंगा एंड यमुना ओनली ट्वाइस। तो इस चीज से हम क्या समझ सकते हैं, क्या इंटरप्रीट कर सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, if Sapta Sindhu rivers are mentioned so many times, गंगा एंड यमुना मेंशन्ड ओनली ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या होता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता कि रिवर एज के साथ बड़ी होती है। बताओ, टेक अ मिनट टू थिंक एन आंसर, क्या हो सकता है आप बताओ। अच्छा, आप नागपुर में कौन से एरिया में रहते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? कौन से नागपुर से बिलोंग करते हो? कौन से नागपुर से बिलोंग करते हो? एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट वाज द पॉइंट आई वाज प्रेसिंग अपॉन। जिस जगह आप गए नहीं उसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं, राइट? तो आप उसके बारे में तो ज्यादा बोलोगे नहीं, राइट? सो जो अर्ली वैदिक पीरियड जो था उस टाइम पे दीज पीपल वर, मतलब ये इसी एरिया में थे, ठीक है? अब इस एरिया में इनको गंगा और यमुना तो थी वहां पे, ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड ये गए नहीं, क्योंकि उसके बियॉन्ड काफी डेंस जंगल थे, इनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इन द अर्ली वैदिक पीरियड ये यहीं पे थे, ये लोग इस पर्टिकुलर एरिया में सीमित थे। उसी की वजह से जो भी लिटरेचर है इट इज मोस्टली अराउंड इंडस एंड हर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है? इसीलिए गंगा और यमुना का मेंशन हमको सिर्फ 2 बार मिलता है। ये चीज बताती है कि ऋग्वेदिक जो लोग थे इनको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में लिमिटेड जियोग्राफिकल नॉलेज था, इनके पास पूरा डिटेल्ड नॉलेज नहीं था, लिमिटेड जियोग्राफिकल नॉलेज था, ठीक है? तो ये चीज थी इंट्रोडक्टरी, हमने इसको देखा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टडी। अभी तक पढ़ ही रहे थे हम लोग, बट दैट वाज इंट्रोडक्शन। अभी एग्जैक्टली क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से कह लो या फिर जैसे हमको क्वेश्चंस हमसे टैकल होने चाहिए वो अगर हमको देखना है तो हमको ये पढ़ना किस तरीके से है। तो इस फेज को हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड एंड दिस फेज इज अ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर फेज को या किसी भी पीरियड को आपको इस टाइप से पढ़ना है। एक तो देखना है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम की कैसी है, दूसरा हमको देखना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कैसी है, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में क्या चीजें चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस पर्टिकुलर पीरियड की इकोनॉमी में क्या मेजर चेंजेस आए, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे चीजें आगे बढ़ रही थी, या क्या क्या नए इन्वेंशंस हुए, वो सारी चीजें हमको देखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी है रिलीजन के बारे में, ठीक है, क्योंकि रिलीजन काफी टाइम तक हमको एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट, एज एन प्रोमिनेंट एस्पेक्ट हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत फंडामेंटल चेंजेस आने वाले हैं रिलीजन में, सोसाइटी में, और उसी की वजह से पॉलिटी में, पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एस्पेक्ट। अर्ली वैदिक पीरियड में हम पहला एस्पेक्ट में पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके पहले मैप देख लेते हैं। So this is our map of early Vedic period. सिंधु, वितस्ता, असिकनी, पारुष्णी, विपास, चतुर्ध्रुव, सरस्वती, गंगा एंड यमुना, ठीक है? दिख रही है सप्त सिंधु, दिस वॉज द रीजन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस या अर्ली वैदिक पीरियड के लोग इस पर्टिकुलर एरिया में
थे। आपको रिवर्स के नाम पता होने चाहिए, ओल्ड एंड न्यू बोथ, ठीक है। ये बाकी तो ये ट्राइब्स है, ठीक है। दीज आर द ट्राइब, शिवा, अनु, पुरु, यदु, ध्रुव्यू, इनको हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ट्राइब्स भी पढ़ेंगे, बेसिक जो भी चीज है एग्जाम के हिसाब से, उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। चलो तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। क्या होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? आज का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इंडिया इज अ मॉडर्न स्टेट, डेमोक्रेसी है, ये आज का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी वैदिक पीरियड में क्या था ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक टाइम में कुल या फिर फैमिली, दिस वाज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक पॉलिटिकल यूनिट, इसको हेड कौन करता था? कुलपति, हेड ऑफ द कुल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कुल मिला के बनता था ग्राम, which was headed by ग्रामणी। अब ऐसे बहुत सारे ग्राम मिला के आपका बनता था विसु, which was headed by विषयपति। और ऐसे बहुत सारे विषय विसु मिला के आपका बनता था जना, which was headed by राजन। इसको राजन हेड करते थे, ठीक है। क्या देखा हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था इन द अर्ली पीरियड, इट वाज टॉप पे था जन। जन के नीचे थे बहुत सारे, क्या था बोलो? विसु, ठीक है। विसु में थे ग्राम, बहुत सारे ग्राम, ओके। और ग्राम में थे कुल। कुल was headed by कुलपति, ग्राम was headed by ग्रामणी, विशु was headed by विषयपति, जन was headed by राजन, द किंग, ट्राइबल किंग, ठीक है। So this was basically the political organization of the ऋग्वेदिक सोसाइटी, ठीक है। अब राजन की बात करते हैं। तो राजन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसको सबका सुन के काम करना होता था। इसके पास एक सभा एंड समिति की जैसे ऑर्गेनाइजेशंस थी, असेंबलीज थी, जो राजन के ऊपर कंट्रोल रखती थी। दिस पर्टिकुलर सोसाइटी वॉज मोनार्किकल, ठीक है। बट इट वॉज नॉट मैंडेटरीली राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा इसमें नहीं था। कोई भी राजा बन सकता था, मैंडेटरी नहीं होता था, हेरिडेटरी किंगशिप नहीं होती थी, ठीक है। अब उसके बाद he was controlled, he was not very powerful। कौन कंट्रोल करता था? असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति। सभा में होते थे एल्डर्स एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑफ द ट्राइब, ठीक है। और समिति वॉज अ जनरल मीटिंग ऑफ ऑल पीपल, जनरल असेंबली, सभा एंड समिति, ठीक है।
इसी की वजह से किंग के पास लिमिटेड पावर होती थी, किंग के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती थी क्योंकि ये उसको कंट्रोल करते थे। तो बिकॉज ऑफ दीज असेंबलीज किंग हैड लिमिटेड पावर्स। किंग के पास पावर्स कैसी थी? कम थी, लिमिटेड थी। और दो लोग इसके साथ और इसको हेल्प करते थे, एक था पुरोहित और एक था सेनानी, कमांडर ऑफ आर्मी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है, या सोचने वाली बात यह है कि सेनानी का मेंशन तो है बट स्टैंडिंग आर्मी का मेंशन नहीं। अर्ली वैदिक टाइम में वी डू नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। वॉर्स होते थे, ऐसा नहीं कि वॉर नहीं होते थे, वॉर होते थे, लेकिन वॉर होने से पहले एडहॉक बेसिस पे वो आर्मी बना लेते थे। उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जब जरूरत पड़ी तब लोग आते थे, फाइट करते थे एंड डिस्पोज हो जाते थे। ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है, सेनानी है, राजन है, वॉर हो रहे हैं, लेकिन वॉर क्यों हो रहे हैं? वॉर हाय, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। वाई? इनका वॉर चल रहा था, क्यों लड़ रहे थे ये? ऐसे ही इच्छा हो गई, यार बहुत टाइम से कुछ किया नहीं, चलो झगड़ लेते हैं। ऐसे होती है वॉर्स। क्यों होती है वॉर? दुश्मन मतलब क्यों, कैसे बना लिया दुश्मन? ये क्यों झगड़े? इसने कुछ किया होगा या इसने कुछ किया होगा। न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ पर्पस होता है ना वॉर का, ऐसे ही कोई वॉर पे नहीं चला जाता। तो इनका वॉर का पर्पस होता है कैटल्स। इनको कैटल्स चाहिए थे, ये फाइट करके एक दूसरे से कैटल्स को चुरा लेते थे। ठीक है, एक दूसरे से कैटल्स को चुराना, कैटल्स एंड लैंड क्या चीजें थी इनकी? वॉर्स, ऋग्वेदिक पीरियड में वॉर को ये भी टर्म्स यूज किए हैं, गविष्टि। ठीक है, मतलब लिटरली लाइक गोइंग एंड फाइटिंग काउस, गाविष्टि। गाविष्टि मतलब जाके काउस को लिटरली ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के कब्जा कर रहे हैं, दुश्मन की काउस, दुश्मन का कैटल्स। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू दी ट्राइब्स। हमने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अब एक बार हम ट्राइब्स देख लेते हैं कि कौन सी ट्राइब्स थी मेजर जो इसमें हमको मिलती है इन ऋग्वेद। तो देयर आर 30 ट्राइब्स मेंशन। नाम याद नहीं रखने, मेजर के याद रखने हैं। ठीक है, वो भी कुछ ऐसे नहीं कि याद मतलब बिल्कुल लर्न होने चाहिए, याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ट्राई की ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प हो जाए। ठीक है, किसी को अगर कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बीच बीच में देखूंगी, कुछ भी डाउट रहा तो आई विल आंसर दैट। ओके, सो कौन सी ट्राइब्स थी? मेजर ट्राइब्स वर भारत, देन तुर्वास, अनु, यदु, पुरु, मत्स्य। ठीक है, और एक था द्रुयु। ठीक है, अब ये जो 5 है, इन 5 को पंचजन्य ट्राइब्स कहते हैं। पंचजन्य ट्राइब्स। इस पर्टिकुलर ट्राइब का एक किंग था सुदास। ही वेंट एट वॉर। ठीक है, इसने लड़ाई करी। बाकी जो ट्राइब्स थी, ये 5 ट्राइब्स जो आर्यन ट्राइब्स थे, दीज आर द आर्यन ट्राइब्स। ठीक है, और बाकी की 5
non-Aryan tribes. And 5 non-Aryan tribes. They were Alina, Pakhtha, Bhalana, Shiva, विशानित, ये 5 और ये 5, ऐसे ये पूरी 10 टोटल ट्राइब्स इसके अगेंस्ट फाइट किया. तो सुदास was assisted by Vashishta and these 10 tribes were assisted by Vishwamitra. Vishwamitra and the confederation of these 10 tribes went at war with Bharat tribe headed by Sudas and Vashishta. ठीक है, जिसमें ये तो हार गए थे, वो जीत गए थे. ठीक है, तो ये एक दश राजन युद्ध इज ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेद. तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स. इसको अगर मैप पे देखना है तो यू कैन जस्ट सी दैट. पुरु, भारत, यदु, दुर्वासा, शिवा. ठीक है, ध्रुव्यू. दीज आर सम ऑफ द ट्राइब्स. अनु, आप इसको मैप पे देख सकते हो. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू, we studied about the political organization. ट्राइब्स देख लिए, अब आते सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर. So now talking about the social organization in the Rigvedic period. ये क्या पता चल रहा है इससे? अच्छा, इससे पहले we'll just we completed a social organization. पढ़ना है अभी अर्ली वैदिक सोसाइटी का. अगर सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी? तो दिस सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल. एल्डेस्ट मेंबर who was the head of the society was male. ठीक है, उसी को हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं. रूल्ड बाय men. Now in Rigved we find hymns जहां पे they are asking for सुवीर, brave sons. ऐसे हिम्स मिलते हैं हमको ऋग्वेद में, जहां पे द पोएट हैज सेड कि हमको सुवीर चाहिए या ब्रेव सन्स चाहिए. ये भी एक मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, एविडेंस है जो बताता है कि दिस सोसाइटी इज पैट्रियार्कल. नाउ कमिंग टू द मैरिज. ऋग्वेदिक सोसाइटी में मैरिज में मोनोगेमी प्रैक्टिस होती थी. मतलब वन मैन मैरिंग वन वुमन. ठीक है, ये कॉमन लोगों के लिए तो ये रूल था, बट रॉयल्स दे कुड डू पॉलीगैमी. ठीक है, एक से ज्यादा वाइफ उनकी होती थी. लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने जैसी है, मतलब याद रखने जैसी है, वो ये है कि देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस इन ऋग्वेदिक पीरियड. इस टाइम पे सती और चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिसेस नहीं थी. दे वर नॉट प्रिवेलेंट, नॉट मेंशन्ड, नथिंग. ठीक है, ये पता ही नहीं था उनको. अब उसके बाद सोसाइटी भले ही ऐसी थी, बट देयर वाज प्लेसेस या फिर इंस्टेंसेस वेयर
मेन एंड विमेन वर इक्वल। वो क्या था? सेरेमनीज का पार्टिसिपेशन। तो मेन एंड विमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सेरेमनीज। जो भी मेजर सेरेमनीज हो रही है उसमें मेन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। उसके बाद में पॉपुलर असेंबली जो थी, इसमें भी दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। इनफैक्ट देयर आर मेंशंस ऑफ स्कॉलर्स लाइक अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, कि ये वहां पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं मेन के साथ में, ठीक है, एंड दे आर डिफीटिंग देम। गार्गी एंड यज्ञवल्क्य का एक डिबेट है जिसमें शी डिफीटेड यज्ञवल्क्य इन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो विमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दीज पॉपुलर असेंबलीज, और उनको डिबेट करने के लिए भी अलाउड था, उनको वेद पढ़ने का भी अलाउड था। मतलब स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट अटेंड करने के लिए किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी, कोई भी कर सकता था, जिसको जो करना है वो कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये चीज when we go into the later Vedic period, these things have deteriorated. विमेन का जो स्टेटस था सोसाइटी में फिर वो घसरना चालू हुआ, वो घसरते घसरते काफी लंबा चलेगा, ठीक है। मतलब सती प्रैक्टिस जो स्टार्ट हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय तक चलता रहेगा, जब तक वो नहीं आएंगे, वो रोकेगी नहीं, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। नाउ इन द सोसाइटी वी ऑल्सो सी डाइट। तो ये क्या खाते थे? तो ये बेसिकली खाते थे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। बट ये लोग मीट खाते थे, मांस खाते थे, लेकिन गाय का नहीं खाते थे, ठीक है। गाय का मीट नहीं खाते थे क्योंकि ये गाय को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस समझते थे। इट वॉज वेल्थ, गाय को वेल्थ मानते थे। लेकिन इनके यहाँ पे अगर कोई मेहमान आए तो ये उसको गाय का मीट खिलाते थे। मतलब ही वॉज अलाउड टू हैव काउ मीट, इसीलिए उसको गोघन कहते थे। और गाय को अघन्य कहते थे, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता, और जिसको ये गाय को खाने वाले को गोघन कहते थे, ठीक है। तो ये जितने भी काउ से रिलेटेड वर्ड्स है ना, इसकी लिस्ट बना के रखने का और इसके मीनिंग लिख के रखने का, इसके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। गेम्स की अगर हम बात करें तो दे यूज टू प्ले लाइक डाइसिंग, म्यूजिक, डांस, चैरियट रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीजें गेम्स में ये लोग करते थे। कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल डिविजन जो हमको देखना है, ठीक है। दिस इज द सोशल डिविजन। पुरुष सुक्त हिम फ्रॉम ऋग्वेद, ये कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यदैश्च पदाभ्याम शूद्रो अजायत। मतलब क्या है कि मुख से ब्राह्मण आए हैं, ठीक है, बाहु से हैंड्स, लिम्स से राजन आए हैं, ठीक है। थाइज, उरु, इससे वैश्य आए हैं, और फीट जो है उससे कौन आए हैं? शूद्र आए हैं, ठीक है। तो शूद्र बेसिकली एक ट्राइब था जिसको वॉर में हराया गया था, ठीक है। डिफीटेड ट्राइब का नाम था, आर्यंस केम एंड दे डिफीटेड ट्राइब, दैट ट्राइब, उसका नाम था शूद्र, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो पैर से निकले हैं दे आर शूद्र, तो ये वर्ड वहां से आया, ओके। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो ये बेसिकली इसको पुरुष कहते हैं, ठीक है, ये पुरुष है, सेलेस्टियल बीइंग, जिससे सारी सृष्टि बनी है, ये वो इंसान है, ठीक है। अब इनके मुख से कौन निकला? ब्राह्मण निकले। इनके हाथों से कौन निकला? क्षत्रिय निकले।
राजा लोग क्षत्रिय होते, क्षत्रिय निकले। वॉर पे जाने वाले, लड़ाई करने वाले जो लोग हैं वो इनके हाथों से निकले। इनकी थाई से वैश्य निकले और इनके पैरों से कौन निकले? शूद्र निकले। ठीक है, अब ये एक चीज है क्या, मतलब क्वेश्चन ये कि वाई, मुंह से निकलने वाले को ही ब्राह्मण क्यों, हाथ से निकलने वाले को क्षत्रिय क्यों? वाई? उल्टा भी तो हो सकता था। राजन तो रूल करता है, तो हेड से निकलने वाले को, मुंह से निकलने वाले को हम हेड बोल देते हैं कि किंग बना देंगे इसको। तो वाई ब्राह्मण्स वर द लाइक, मुंह से निकले वाले को ब्राह्मण क्यों बोला? क्या पर्पस हो सकता है या क्या लॉजिक हो सकता है उसके पीछे? कोई बताएगा ऑनलाइन? व्हाट कुड बी द लॉजिक? ये जो सोशल डिवीजन था, फोर फोल्ड सोशल डिवीजन जो बना था, क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? एग्जैक्टली, नॉलेज, पढ़ना है, बोलना है, ओरली ट्रांसफर होता था ऋग्वेद एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन। अब ओरल ट्रांसफॉर्मेशन, टीचिंग, टीचर्स एंड प्रीचर्स, मुंह का काम लगेगा उनको, दैट्स व्हाई ब्राह्मण, जो मुंह से निकले वो ब्राह्मण बने। ठीक है, लड़ना है, तलवार लेनी है हाथ में, इसीलिए हाथ से जो निकला वो क्षत्रिय निकला। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर लॉजिक जो है वो इस टाइप का है। तो ये जो पहला डिवीजन था, ये डिवीजन, ये फोर फोल्ड डिवीजन जो सोसाइटी में था, दिस वाज नॉट रिजिड इन ऋग्वेदिक टाइम। मतलब क्या है इस चीज का? अगर आप किसी, आपकी फादर अगर ब्राह्मण है, आपकी मदर क्षत्रिय हो सकती है या वैश्य हो सकती है, ठीक है, शूद्र भी हो सकती है, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते। ये बेसिकली ना प्रोफेशन के बेसिस पे थे, ये जो सिस्टम था ये प्रोफेशन के बेसिस पे था। लेकिन लेटर वैदिक टाइम में इसको सॉर्ट ऑफ कास्ट सिस्टम टाइप इसको रिजिड कर दिया कि नहीं, अगर आप प्रीस्ट है तो आपका बेटा प्रीस्ट ही बनेगा, आप क्षत्रिय है तो आपका बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, मतलब क्षत्रिय प्रीस्ट नहीं बन सकता, प्रीस्ट क्षत्रिय नहीं बन सकता। ये रिजिडिटी लेटर वैदिक टाइम में ये रिजिडिटी आ गई, अभी ये रिजिडिटी नहीं थी। ठीक है, कोई भी कुछ भी कर सकता था। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक टाइम की इकोनॉमी पैस्टोरलिस्ट थी। व्हाई दे वांटेड पास्चर्स? क्योंकि इनके पास कैटल था, कैटल को खाना खिलाना है, कैटल्स के लिए पास्चर्स लगता है, दैट्स व्हाई द इकोनॉमी वाज पैस्टोरलिस्ट। ठीक है, और जो वेल्दी, इवन जो वेल्दी लोग थे, इनकी ना सारी इकोनॉमी कैटल के इर्द गिर्द है। इवन पॉलिटी में भी बहुत सारी चीजें आपको कैटल से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे। तो जो वेल्दी पर्सन होता था वो कौन होता था? जिसके पास बहुत सारी गाय हो, बहुत सारी गाय, उसको वेल्दी मानते थे। ठीक है, और उसको गोमत भी कहा जाता था, ही वॉज यूज टू बी नोन एज गोमत। डॉटर्स को ये लोग दुहित्री कहते थे। द वन हु मिल्क्स काउ, जो गाय का दूध निकालती है, दुहित्री। तो और ये यूजुअली डॉटर्स करती थी, तो डॉटर्स को दुहित्री भी कहते थे लोग। अब इसके अलावा इफ वी लाइक गो, क्या करते थे इकोनॉमी में? एग्रीकल्चर भी करते थे ये लोग। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर इतना ज्यादा नहीं करते थे जितना लेटर वैदिक टाइम में होगा, उतना नहीं होता था, बट यस थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर ये करते थे। इसके बाद कारपेंट्री, मेटल वर्क होता था, मेटलर्जी करते थे, स्पिनिंग करते थे, गोल्ड स्मिथ थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम से ट्रेड चलता था, बट फॉर लार्जर ट्रांजेक्शन दे वर यूजिंग गोल्ड कॉइन्स निश्ड।
गोल्ड कॉइन्स का भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, मेटल वर्क, ब्रोंज और कॉपर, ये सारी चीजें इनकी चलती थी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? एनी डाउट? ओके, चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में। ऋग्वेदिक टाइम में पीपल वर वर्शिपिंग नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र। ठीक है, इंद्र मतलब थंडर। ठीक है, सो थंडर, रेन, एयर, फायर एंड अर्थ। अब इनमें ना इनके नंबरिंग है। इंद्रा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, वरुण वॉज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, sorry not Varun, Agni was second most important and Varun was third most important god. ठीक है, इंद्र, अग्नि एंड वरुण ये इंपॉर्टेंट गॉड्स थे। बाकी भी थे लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा हिम्स इनके ऊपर मिलते हैं। तो ये जो इंद्र था, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, वो कहते हैं पुरंदर। ही वॉज द वॉर लॉर्ड, मतलब जब वॉर होती थी तो वॉर में ये पूरा जो इनका पक्ष होता था, इनकी जो आर्मी होती थी, सेना होती थी, उसको लीड करते थे इंद्र। ठीक है, नाउ ही रिजेंबल्स द ग्रीक गॉड ज़ूस। ठीक है, इसको ये रिजेंबल करता है। इंद्र के ऊपर कम से कम 250 हिम्स है ऋग्वेद में मेंशन। और इंद्र के सर्वेंट्स थे, मेल और फीमेल। मेल को गंधर्व कहते थे, फीमेल को अप्सरा कहते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अग्नि। तो अग्नि वॉज कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड कॉमन पीपल। यज्ञ करते थे, ठीक है, इसमें आहुति डालते थे, घी, ग्रेन, मिल्क, ये सारी चीजें आहुति डालते थे। ठीक है, और इसके थ्रू, मतलब अग्नि के थ्रू, ये जो भी प्रेयर्स है ये सारे भगवान तक पहुंचते थे। इसीलिए अग्नि को इंटरमीडियरी कहते थे। और अग्नि के ऊपर ऋग्वेद में 200 हिम्स है। एंड वरुण वॉज द वन हु वॉज मेंटेनिंग द ऑर्डर, मेंटेनिंग नेचुरल ऑर्डर। कैसे? बारिश नहीं आएगी, पास्चर्स नहीं होंगे, पास्चर्स नहीं होंगे तो कैटल रहेंगे नहीं, तो कैटल खत्म हो जाएंगे, कैटल को दिक्कत होगी। ठीक है, तो वरुण वॉज मेंटेनिंग नेचुरल ऑर्डर, अपहोल्डिंग द नेचुरल ऑर्डर। वैसे तो देर आर 33 गॉड्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद। कितने? 33, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और चीज है कि जो बताती है कि सोसाइटी पैट्रियार्कल है। कैसे बताने का? जो गॉड्स है, द मेल गॉड्स आर मोर देन द फीमेल गॉड्स। ठीक है, फीमेल गॉड्स में आपको अदिति है, उषा है, सावित्री, ये इतनी ही मिलेंगे। ठीक है, एंड दैट गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सावित्री। बनाया किसने था? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ये कंपोज किया था। ये चीजें भी याद रखनी है। ठीक है,
विश्वामित्र। So this was about the religion. एक और चीज मेंशन है, प्रिंसिपल सोलर डेटी। ये कौन है? सावित्री, सूर्य प्लस Pushan. Pushan is basically the one who protects cattle and herdsmen. ये तीनों को combined solar deities के, they were the principal solar deities. ठीक है, विष्णु was there at this particular time, but he was a minor god. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है, there was no temple and idol worship. ठीक है, so this was basically the religion in the ऋग्वेदिक times. किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone having any doubt? जो रिलीजन वैदिक टाइम्स में प्रैक्टिस होता था उसको वेदिज्म कहते थे. दिस वेदिज्म लेटर बिकेम ब्रह्मानिज्म. ठीक है, ब्रह्मानिज्म जिसको हम बोलते हैं वो बना, और ब्राह्मणिज्म से बाद में हिंदुइज्म इवॉल्व हुआ. ठीक है, नाउ कमिंग टू दी लेटर वैदिक टाइम. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? Anyone having any doubt? बाकी लोग? गुनगुन, प्रेम? I'm moving forward with later Vedic period now. Okay, चलो let's move on. अब लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के जो भी वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, आर्यण्यक, उपनिषद, ये सारी चीजें यहाँ पे कंपोज एंड कंपाइल दोनों हो गई. ठीक है, अब ये वाला जो पर्टिकुलर, मतलब जैसे हमने पिछले इसमें पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी और रिलीजन. उसी हिसाब से जाएंगे. तो पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे. हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा था कि कुल वॉज द बेसिक यूनिट. कुल से बाद में बहुत सारे कुल मिलके क्या बना? ग्राम बना. बहुत सारे ग्राम बन के क्या मिला? विसु बना. बहुत सारे विसु मिलके क्या बना? जन. जन, राइट. एंड जन वॉज हेडेड बाय राजन. समझ रहा है? बहुत सारे कुल. कुल वॉज अ बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ऐसी बहुत सारी फैमिलीज मिलके ग्राम बना.
ग्राम बोलते थे, बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, उसको ग्राम बोलते थे। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्राम मिलके विसु बना, उसको विसु कहते थे। बहुत सारे ग्राम, जैसे आज हम घर होता है गांव, गांव में ऐसे समझो कि गांव है, गांव में छोटे छोटे घर है, तो दैट इज कुल, कुल से बना गांव, गांव से बना तहसील, और तहसील से बना जिला। ये उसी टाइप का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुल, ग्राम, विसु, और विसु के ऊपर जन। समझा? अभी समझा? अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है वो समझा? नहीं? अरे तो यू शुड आस्क ना, ये मैम यहाँ पे डाउट है मेरे को, ये नहीं समझा, पूछो। ये क्लियर है अभी कि कुल, ग्राम, विसु, जन, ये अर्ली वैदिक टाइम में था। अर्ली वैदिक टाइम में क्या था? सबसे ऊपर में था जन, जन के नीचे था विसु, विसु के नीचे था ग्राम, ग्राम के नीचे था कुल। हेड कौन करता था? कुल को हेड करता था कुलपति। ग्राम को कौन हेड करता था? ग्रामणी। विसु को कौन करता था? विषयपति। और जन को कौन हेड करता था? तो राजन हेड करता था, किंग हेड करता था। अब लेटर वैदिक टाइम में क्या होता है? लेटर वैदिक टाइम में इसके ऊपर आता है राष्ट्र या फिर जनपद। अब महाजनपद का टाइम स्टार्ट हो गया है, महाजनपद आज, ठीक है, महाजनपद, जनपद, राष्ट्र आएगा अब इसके ऊपर, ठीक है। एंड दैट वाज हेडेड बाय द किंग, जो बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे, ठीक है। अभी यहां तक अर्ली वैदिक टाइम में कोई भी टेरिटरी डिमार्केशन नहीं था, टेरिटरी नहीं डिमार्केटेड था, ठीक है। लैंड के लिए होती थी फाइट, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर राजा का कोई ऐसा टेरिटरी डिफाइंड नहीं था। तो टेरिटरी डिफाइंड नहीं था, इसलिए कोई स्टैंडिंग आर्मी का जरूरत नहीं पड़ता था, राइट, फाइट करने के लिए। वैसे भी कैटल्स के लिए लड़ते थे वो लोग, मेजरली कैटल्स के लिए लड़ते थे। अब इसके पास डिफाइंड टेरिटरी था, विथ डिफाइंड टेरिटरी राष्ट्र वाज बॉर्न, और इसको हेड करता था किंग, जो लेता था टाइटल्स लाइक एकरथ, सम्राट, अहिल्या भुवनपति, अहिला भुवनपति, राजस, विश्वजनन, ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स ये लेते थे। कौन? राष्ट्र का किंग। तो लेटर वैदिक पीरियड में राष्ट्र आ गया, बाकी ये सेम है, ये चेंज नहीं हुआ, बस इसके ऊपर राष्ट्र आ गया, ठीक है। ये अर्ली वैदिक, वो लेटर वैदिक, ये पूरा का पूरा लेटर वैदिक। लेटर वैदिक में टेरिटरी भी डिफाइंड थी, एंड किंग यूज्ड टू टेक भारी भारी टाइटल्स, किंग लेता था, ठीक है। अब कुछ अगर ट्राइब्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, तो जैसे पुरु, पुरु, पांचाल, ये पुरु और सॉरी पुरु प्लस भारत ट्राइब्स, ये कुरुक्षेत्र ऑक्युपाई किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में कुरु प्लस पांचाल, हस्तिनापुर, कुछ इंपॉर्टेंट इनके रूलर्स थे, जैसे पांचाल का प्रभाना जयवली, ही वॉज अ लर्निंग पेट्रन। और कुरुक्षेत्र के जो दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, दैट वाज परीक्षित एंड जन्मजेय, ठीक है। फिर दूसरे जो राष्ट्र थे या महाजनपद थे, देवर काशी, अवंती, वैदेही, काशी अजात शत्रु, वैदेही जनक, किंग जनक, ठीक है, कोसला,
ये सारे फिर महाजनपद थे। मेरे पास मैप होगा। लेटर वैदिक टाइम, दिस इज द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, यू कैन सी द ट्राइब्स। ये देखो इनका एरिया बढ़ गया, यहां तक आ गया। ठीक है, ये ट्राइबल किंगडम्स है, ये आर्यन किंगडम्स है। ठीक है, वैदिक टाइम के, बट दीज आर स्टिल द ट्राइबल किंगडम्स जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में थे। ओके, दिस इज पांचाल, कुंती, मत्स्य, कुरु, महिखा, त्रिगर्था, मध्य देश, केकया, गांधार, तत्वन, सफाला, हेदी, काशी, कोसला, कलिंग, वंग, पुंड्र, विदर्भ। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्राइब्स थे। अब ये वाले जो नाम है ना, ये बहुत आपको सिमिलर लग रहे होंगे, पांचाल, कुंती, हेदी, जो माइथोलॉजी से गांधार, गांधार नरेश, शकुनी, महाभारत। पता है? नहीं पता? महाभारत नहीं पता? शकुनी नहीं पता? वो गांधार से आया था, ये भी नहीं पता? गांधार ही पता है? अच्छा, ओके फाइन, दिस इज गांधार। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्यवर्त है, आर्यवर्त। इसको कहते थे मध्य भारत, और इसके नीचे वॉज दक्षिण भारत या दक्षिण पथ। ठीक है, ये इंडिया का उस टाइम का क्लासिफिकेशन था। अब ये कुछ टाइप के यज्ञ वगैरह करते थे। आप लोगों को पता है ना गांधार वगैरह कुछ? आप में से किसी को पता नहीं है? ये कुछ नाम सिमिलर लग रहे हैं क्या? कोई बताएगा मुझे ये कहाँ पे सुने हैं? कुरु, मत्स्य, अंग, अंगराज, कर्ण। टीवी नहीं देखते क्या तुम लोग? हाँ, अंगराज कर्ण सीरियल पता है? महाभारत, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये लोग दे यूज टू डू दिस थिंग, यज्ञ करते थे। कुछ कुछ सेरेमनीज थी इंपॉर्टेंट, जैसे राजसू यज्ञ। ठीक है, फिर एक होता था वाजपेय यज्ञ, और एक होता था अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। अब इसमें क्या होता था, राजसू में बेसिकली ये कॉन्स्क्रेशन सेरेमनी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे राजा बन रहा है कोई, तो वो जो सेरेमनी होती है वो वाली सेरेमनी होती थी। ठीक है, वाजपेय यज्ञ में चैरियट रेस होता था। ठीक है, चैरियट रेसिंग होती थी। और अश्वमेध यज्ञ में हॉर्स सैक्रिफाइस होता था। तो ये बेसिकली ये क्या होता था कि एक कोई राजा है, वो अपने घोड़े को छोड़ देता था। अब वो घोड़ा ज्यादा था, जितना वो जा रहा है उतना वो लैंड ये राजा का रहेगा, जहां जहां घोड़ा जाएगा। अगर किसी ने उस घोड़े को पकड़ा तो उसको इस राजा के साथ फाइट करना होता। ये बेसिकली अश्वमेध यज्ञ होता था, और अगर वो फाइट में जीत गया, वो राजा उस घोड़े का सैक्रिफाइस कर देता था। दैट वाज अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी वाज चैरियट रेस। ठीक है, चैरियट रेसिंग होती थी। अब एक और चीज थी पॉलिटिकल में, सभा, जो एल्डर लोगों की असेंबली थी। लेटर वैदिक टाइम में इसका इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है, और कुछ न्यू पोजीशंस इमर्ज हो गई, जैसे टैक्स कलेक्टर, मैसेंजर, रॉयल मैसेंजर। ठीक है,
और ट्रेजरी ऑफिस, ये कुछ न्यू पोस्ट इमर्ज हुई और जो एल्डर्स की असेंबली थी जिसको सभा कहते थे, सभा का इंपॉर्टेंस कम हो गया था। ठीक है, अब लेटर वैदिक टाइम में जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से एक चीज हुई थी, हमने देखा कि अर्ली वैदिक में सप्त सिंधु पता था इनको, और क्या पता था, 2 बार इन्होंने मेंशन करी थी, गंगा एंड यमुना, राइट, फिर 2 ही बार मेंशन करी थी। अब क्या हुआ, ये जो टाइम पीरियड था 1000 BC to 600 BC, the geographical knowledge of Aryans increased. ठीक है, they cleared forest. How they were able to do that? Because of the iron. आयरन टेक्नोलॉजी में इन्होंने एडवांसमेंट करी थी, आयरन के टूल्स बनाए एंड आयरन के टूल्स यूज करके इन्होंने फॉरेस्ट को काटा। लेकिन इतना सारा फॉरेस्ट तो आयरन के टूल से काट नहीं सकते अकेले, तो देयर इज दिस वन बुक नोन एज सतपथा ब्राह्मण, जहां पे मेंशन किया है कि फायर का यूज करके आर्यंस ने जंगल जलाए और एग्रीकल्चर को एक्सपांड किया। ठीक है, इसकी वजह से दे वर एबल टू एक्सपैंड देयर सेटलमेंट्स इन द अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, और इनके जियोग्राफिकल नॉलेज में इतनी वृद्धि हो गई कि अभी उनको 2 ओशंस के बारे में, सीज के बारे में पता था, एक अरेबियन सी और दूसरा वाज इंडियन ओशन। दे न्यू अबाउट हिमालयाज एंड विंध्यास एंड ऑल्सो रिवर्स, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की रिवर्स है उसके बारे में भी इनका नॉलेज बढ़ा। क्यों? आयरन टेक्नोलॉजी आई, फायर का यूज करके सेटलमेंट्स को क्लियर, फॉरेस्ट को क्लियर किया और सेटलमेंट्स को एक्सपांड किया टुवर्ड्स द इंटीरियर एंड टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द साउथ। समझा? नहीं समझा? काय नाही समजलं? काय? लेटर वैदिक पिरियड मध्ये जिओग्राफिकल नॉलेज आर्यन्सचं वाढलं. का वाढलं? कारण त्यांनी फॉरेस्ट क्लिअर करून आधी ते इंडियाच्या या पार्ट मध्ये होते फक्त. आयरन टेक्नॉलॉजी मध्ये जसं जसं प्रोग्रेस झाला, दे वर एबल टू गो दिस वे, राइट. अब ऑब्वियसली जिधर जाएंगे उधर की ज्योग्राफी तो उनको समझ में आएगी ना, तो इसीलिए उनका ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ा. जैसे जैसे वो टुवर्ड्स द ईस्ट गए, वो टुवर्ड्स द ईस्ट कैसे जा पाए? पहले जंगल थे, पहले नहीं जा पा रहे थे. फिर आयरन टेक्नोलॉजी उनके पास आई, आयरन टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडवांसमेंट किया, आयरन के टूल्स बनाए, फॉरेस्ट कट किए एंड दे वेंट दिस वे. और उसी की वजह से उनको फिर हिमालयस के बारे में पता चला, उसके बाद में उनको विंध्यास के बारे में पता चला, ओशंस के बारे में पता चला. ओशन तो कह इधर है, बट दे वर एक्सपांडिंग देयर सेटलमेंट्स. ठीक है, इसीलिए उनका जियोग्राफिकल नॉलेज बढ़ा. समझा? नहीं समझा? समझा. बाकी किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? Okay, now coming to the social organization. लेटर वैदिक टाइम में क्या? हाँ, सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल और ज्यादा पैट्रियार्कल हो गई. ठीक है,
इतनी पैट्रियार्कल हो गई कि देयर इज दिस बुक नेम एज अत्रेय ब्राह्मण। इसमें डॉटर को एज अ सोर्स ऑफ माइजरी मेंशन किया है, सोर्स ऑफ मिजरी। Daughters are mentioned as the source of misery in this particular book, अत्रेय ब्राह्मण। और अत्रेय ब्राह्मण में एक आइडियल वुमेन की डेफिनेशन दी गई है कि आइडियल वुमेन वो होती है जो सारी बातें मानती है, जो आर्ग्यू नहीं करती है, दैट इज एन आइडियल वुमेन। दिस इज द डेफिनेशन मेंशन्ड इन दिस अत्रेय ब्राह्मण। ओके, मोनोगैमी, मैरिज के बारे में अगर बात करें तो पहले भी मोनोगैमी थी कॉमन पीपल में, तो आज भी मोनोगैमी थी। पॉलीगैमी रॉयल्स में प्रैक्टिस होती थी, तो पॉलीगैमी रॉयल्स में भी प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, उसके बाद में चाइल्ड मैरिजेस बिकेम कॉमन। जो दो चीजें उधर नहीं थी, चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें यहाँ पे होना शुरू हो गई। सती प्रैक्टिस भी होने लगी और चाइल्ड मैरिजेस वर वेरी वेरी प्रेवलेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज थी कि इक्वालिटी थी मेजर सेरेमनीज के मामले में। जो भी मेजर रिचुअल्स होते थे, यज्ञ होते थे, उसमें मेन और वुमेन इक्वली पार्टिसिपेट करते थे। स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट या अपलिफ्टमेंट के लिए वेद पढ़ने की आज्ञा दोनों को थी, लेकिन women were not allowed to attend popular assembly समिति। समिति को अटेंड करने की विमेन को परमिशन नहीं थी। अर्ली वैदिक पीरियड में थी, लेटर वैदिक पीरियड में नहीं थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। और एक इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ था, रिजिड फोरफोल्ड डिवीजन, ये काफी रिजिड हो गया था। ठीक है, वर्ण सिस्टम बोला था इसको इन्होंने। क्या? वर्ण। वर्ण का मतलब होता है कलर, मतलब इसको अर्ली वैदिक में ही इसका नाम वर्ण सिस्टम था, तो इसको वर्ण सिस्टम बोलते थे। तो वर्ण का मतलब कलर होता था। सो आर्यंस वर फेयर स्किन एंड जो नॉन आर्यंस थे दे वर डार्क स्किन, एंड ऐसे वर्ण सिस्टम आया था। ठीक है, अब अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी इन वैदिक टाइम्स, लेटर वैदिक टाइम्स, इकोनॉमी। नाउ यहाँ पे दो चीजें हुई। ठीक है, एक तो आयरन टेक्नोलॉजी इनके पास एडवांसमेंट हो गई थी, और दूसरा इनको नॉलेज मिल गई थी रिगार्डिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके दे डेवलप एग्रीकल्चर। ओके, मीन्स एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कैसे हुई? एग्रीकल्चर को क्या क्या चीजें चाहिए? तो लैंड चाहिए, so they got iron tools and fire. They cleared forest. They got land which they used for agriculture. ठीक है, इन्हीं सेम आयरन टूल्स से उन्होंने प्लो बनाया, सिकल बनाया, या जो भी एग्रीकल्चर टूल्स है वो बनाया। लैंड का टिलिंग का जो प्रोसेस था वो एफिशिएंट हो गया, और नॉलेज ऑफ मैन्योर, उससे प्रोड्यूस बढ़ा, सरप्लस ग्रेन प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से दे गॉट इनटू ट्रेड। पहले सिर्फ निष्क नाम का गोल्ड कॉइन था, अभी सतमना
ये भी गोल्ड कॉइन, सतमना एंड कृष्णला, ट्रेड हुआ, कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, सतमना विच वॉज अ गोल्ड कॉइन एंड कृष्णला दैट वाज अ सिल्वर कॉइन। ठीक है, इतनी सारी चीजें स्टार्ट हो गई जस्ट बाय आयरन टेक्नोलॉजी, फायर एंड नॉलेज ऑफ मैन्योर। ठीक है, तो ये ट्रेड ओवरसीज भी ट्रेड करते थे बेबीलोन, तो दे वर अवेयर विद द सीज, इनको सी की नॉलेज होने लगी। when they got knowledge of climate, एग्रीकल्चर और ज्यादा एफिशिएंट होने लग गया। ठीक है, उस हिसाब से ये जो हमारे क्या कहते हैं उसको क्रॉप्स है, उस हिसाब से फिर क्रॉप्स को मैनेज करते थे। और सरप्लस में क्या क्या होता था, व्हीट होता था इनके पास, बार्ले होता था, राइस भी उगाते थे। एंड एग्रीकल्चर वाज वेरी मच लाइक सेटल्ड एग्रीकल्चर, काफी ज्यादा सेटल्ड एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ। ठीक है, कोई डाउट है अभी यहां तक? This was the reason agriculture emerged as prime या फिर chief occupation। कोई डाउट है यहां तक अबाउट दिस होल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर? किस प्रकार से, देखो अगर ये समझ गया ना तो आगे की चीजें समझना थोड़ा आसान होगा। समझाइए 100%। नाही समजलं, मग तू नाही समजलं की हो का म्हणतेस? मग काय अर्थ नाही समजलं ते विचार ना। हा, त्याच्यात काय नाही समजलं? ऍग्रिकल्चर सरप्लस झाल्यामुळे जे उरलेलं धान्य होतं ते त्यांनी ट्रेडिंग मध्ये वापरलं। मग ट्रेडिंग आधी बार्टर सिस्टम मध्ये होत होती, आता ट्रेड जास्त प्रमाणात वाढला तर बार्टर सिस्टम मध्ये ट्रेड नाही होऊ शकत मोठ्या क्वांटिटीमध्ये। मग त्याच्यासाठी त्यांनी कॉइन्स आणले। हा सतमना नावाचा गोल्ड कॉइन होता, कृष्णला नावाचा सिल्वर कॉइन होता। आणि ट्रेड ते कोणासोबत करत होते, तर ते इंटरनल ट्रेड तर होतच होता, ते एक्सटर्नल पण ओव्हरसीज ट्रेड पण करत होते। बेबीलॉन नावाची जागा आहे वेस्ट मध्ये, त्या जागेसोबत हे ट्रेड करत होते। तर समुद्रातून तिथे जावं लागत, तर मग त्यांना सी रूट्स पण माहित पडले। समजलं आता? तर असं विचारायचं की मला कळलं नाही, मला हे समजून सांगा। ठीक आहे, म्हणजे मी आतापर्यंत जेवढं शिकवलं तुला त्यातलं काही कळलं नाही, मी विचारलं त्याच्यानंतर कळलं ना? त्याच्या आधी समजलं का? त्याच्या आधी 1.5 तास लेक्चर झालं आपलं, तुला 1.5 तास तू फक्त ब्लँक बसली होती। असं नाही करायचं, प्रश्न विचारायचे। नाही समजलं की हे नाही समजलं हे पुन्हा समजून सांगा, किंवा काय डाऊट असेल ते विचारायचं। बाकी किसी को कोई डाउट है? मतलब मैं पूरा रामायण पढ़ा दूंगी और फिर बोलूंगी की सीतारामाची कोण तर बहीण होती म्हणे, असं नको व्हायला ना। हाँ, चला आगे बढ़ते हैं, रिलीजन पे आते हैं। लेटर वैदिक टाइम में रिलीजन में क्या चीजें चल रही थी? अब जितने भी ऋग्वेदिक गॉड थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, अग्नि तो खैर था लेकिन वायु, पृथ्वी, ये सबका इंपॉर्टेंस कम हो गया लेटर वैदिक पीरियड आते आते। ठीक है, यज्ञ का था। अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स इमर्ज हुए, जैसे प्रजापति, विष्णु। पहले विष्णु वॉज अ माइनर गॉड, एंड रुद्र। So Rudra was a protector, sorry, not protector, he was a destroyer. He was a destroyer
विष्णु वॉज अ प्रोटेक्टर एंड ये क्रिएटर थे, ठीक है। तो लाइक जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड, शॉर्ट फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है। तो प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र ये इंपॉर्टेंट लेटर वैदिक गॉड्स बन गए, ठीक है। अब एक चीज और हो गई, जो सैक्रिफाइस, दो चीजों से पूजा पाठ करते थे, एक तो सैक्रिफाइस था और प्रेयर्स था। अब जैसे जैसे लेटर वैदिक टाइम आ गया तो सैक्रिफाइस जो थे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया और प्रेयर्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया। तो प्रेयर्स का जो इंपॉर्टेंस था वो कम हो गया और सैक्रिफाइसेस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। सैक्रिफाइस कौन करवाता था? प्रीस्ट करवाता था। ये प्रीस्ट जो चीज थी ना, ये एज अ प्रोफेशन इमर्ज हुआ, एज अ प्रोफेशन। ये इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस करवाते थे और ये कहते थे कि भाई सैक्रिफाइस एक टेक्निक है, एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसमें गलती अगर हो गई तो भगवान का प्रकोप होगा, इसीलिए उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हम उसके एक्सपर्ट है, आप हमसे पूछिए। तो इट इमर्ज एज अ प्रोफेशन और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो हेजिमनी थी वो इंक्रीज हो गई। और इन लोगों ने क्या किया, प्रीस्ट लोगों ने, जैसा इनका हेजिमनी बढ़ा तो दीज पीपल वेरी स्मार्ट, तो ये क्या, टैक्स एग्जेम्पशन, कि हमको एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, हम टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए, लैंड चाहिए इनको, ठीक है, इनको लैंड कि भाई राजा ने लैंड दे दिया, या इनको प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा थे, इन्होंने खुद के लिए लेके रखे थे, ऐसी सिचुएशन बना के रखी थी, इनको प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा थे, टैक्स एक्सेम्पशन था और गिफ्ट मिलते थे। आज भी यज्ञ वगैरह होता है तो होता है ना कि यजमान यानी यज्ञ करने वाला, तो और जो प्रीस्ट यज्ञ करवाता है उसको गिफ्ट देने होते हैं यजमान को, धान्य हो गया, कपड़े हो गया, दक्षिणा हो गई, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों की वजह से इनकी जो हेजिमनी थी या इनका जो से था सोशल ऑर्डर रखने में या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, तो इनका से बढ़ गया। तो दे स्टार्टेड लाइक शोइंग कंट्रोल ओवर द सोसाइटी, प्रीस्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो दो क्लासेस थे, क्षत्रिय और वैश्य, जो ट्रेडर्स थे बेसिकली, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था तो ट्रेडिंग क्लास इमर्ज होने लग गया, ट्रेडिंग क्लास स्टार्टेड टू इमर्ज एंड दे स्टार्टेड टू फॉर्म गिल्ड्स। ये अपनी गिल्ड्स बनाने लगे, जो ट्रेडिंग क्लासेस है गिल्ड्स बनाने लगे, जिसको गना कहने लगे, जिसको क्या कहा, गना। ट्रेडिंग क्लासेस की गिल्ड्स, गिल्ड मतलब सिंपली ग्रुप, ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ ट्रेडिंग पीपल, मर्चेंट्स, दैट वाज कॉल्ड एज गना। गिल्ड्स क्यों बनाते थे, क्योंकि इनको ट्रैवल करना होता था, ये ग्रुप में ट्रैवल करते थे, मतलब लेके जाना है अगर कुछ मटेरियल, तो उस टाइम पे पुलिस तो थी नहीं, रोड नहीं थे, पुलिस नहीं थे, तो रास्ते में कोई डकैती करके जाए या कुछ चोरी चपाटी हो तो ये अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप में आके चीजों को इधर से उधर लेके जाते थे या ट्रांसपोर्ट करते थे, ट्रेड करते थे। तो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग दिस गिल्ड्स। तो ये गिल्ड्स जो थी ना, तो ये मतलब इसका पर्पस भले ही बहुत इकोनॉमिक था, एक प्रोटेक्शन चाहिए उस टाइप से था, बट लेटर ये सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने ले ली, मतलब इनका कि एक क्लोज निट कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो गया इस गिल्ड्स की वजह से, ठीक है। आपने देखा होगा लाइक गुजरातीज एंड मारवाड़ीज, दे हैव दिस कम्युनिटी, काफी क्लोज किनशिप में ये लोग रहते हैं, जो ट्रेडिंग क्लासेस होते हैं ना वो, ठीक है। तो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, तो क्या हो गया, ये प्रीस्ट लोगों ने तो
हाँ मतलब ये अपना इंपॉर्टेंट जगह इन्होंने बना लिया। फिर इनको गिफ्ट चाहिए, इनको टैक्स नहीं देना है, इनको लैंड गिफ्ट भी चाहिए, इनको बाकी प्रिविलेज है, इनको काम कुछ करना नहीं है, कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं करते थे, पूजा पाठी करते थे, बस सैक्रिफाइस कर लिए, हो गया। तो क्षत्रिय जो थे, तो क्षत्रियों का कहना था कि अब क्षत्रिय क्या ये वॉर लड़ते थे, ये टैक्स देते थे। अब इनको ऐसा लगा कि यार हम लैंड को वॉर करके खुद की जान गवा के हम लैंड अक्वायर कर रहे हैं, एंड वी हैव टू गिव दिस लैंड टू द प्रीस्ट। और वैश्य या ट्रेडर्स को लगता था कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, उसके बाद में सरप्लस ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको जाके मंडी में बेचते हैं, और उसके बाद हमको जो पैसा आता है या जो भी प्रोड्यूस आता है उसमें से हमको टैक्स इनको देना पड़ता है, या फिर हमको इनको एज ए गिफ्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनको उस चीज से इशू था कि लाइक ये मेहनत, हमारा जो भी हार्डवर्क है वो हमको इनको एज अ गिफ्ट देना पड़ रहा है। प्लस दूसरी चीज, ये प्रीस्ट जो सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइसेस में इनिशियली मतलब सैक्रिफाइस में ना एनिमल सैक्रिफाइस भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था। अब एनिमल में क्या क्या सैक्रिफाइस करते, तुम गोट सैक्रिफाइस करोगे, गाय सैक्रिफाइस करोगे, ये वाली चीजें होगी, ठीक है, कैटल सैक्रिफाइस कर दिया। तो उस सैक्रिफाइसेस की वजह से एग्रीकल्चर वाज गेटिंग इंपैक्टेड, ठीक है। अब ऐसे समझो कि आपके पास 2 बैल है और आपने सैक्रिफाइस करना है, एक बैल को आपने सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि ये सैक्रिफाइस की डिमांड है, ये जो सैक्रिफाइस करवा रहे हैं उसकी वो डिमांड है। अब आपका एक बैल तो चला गया, अब एक बैल के साथ कैसे खेती करोगे? तो कैटल का जो पॉपुलेशन था दैट वाज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड सैक्रिफाइस, और छोटी बड़ी चीज के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो इनको इशू था कि सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस स्पेशली, इसकी वजह से एग्रीकल्चर वाज गेटिंग इंपैक्टेड, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो हार्डवर्क ये लोग कर रहे हैं, इस हार्डवर्क का फ्रूट शेयर करना पड़ रहा है किसी और के साथ में, ठीक है। और क्षत्रिय लोगों का क्या कंसर्न था कि वी आर विनिंग द लैंड, वी आर फाइटिंग फॉर द लैंड, हम लैंड लेके आ रहे हैं और वो हमको इनको गिफ्ट में देना पड़ रहा है, तो वो चीज उनको एक्सेप्टेड नहीं थी, राइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ टेंशन इन द सोसाइटी। ये पूरा जो माहौल था, इस माहौल की वजह से सोसाइटी में एक टेंशन क्रिएट हो गया, ठीक है। क्या था ये टेंशन? दिस टेंशन वाज अ रेबेलियन अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, जिसको हम इन नामों से जानते हैं। क्या ये? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इट वाज बेसिकली a religious sect which emerged to challenge Brahmanism, क्योंकि ब्राह्मणिज्म की वजह से सोसाइटी के 2 जो इंपॉर्टेंट क्लासेस थे, दे वर नॉट हैप्पी, ठीक है। जो ब्राह्मणिज्म की जो क्लास, जो लीडिंग क्लास थी, प्रीस्ट्स, उनके अगेंस्ट ये सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन था, रिलीजियस रेवोल्यूशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। समझा यहाँ तक? कोई डाउट है? पक्का? श्योर? नाही, डाउट आहेत, डाउट आहेत, पक्का? ओके। बाकी किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? बाकी लोग? नो डाउट। समझ में आया सबको? In the next lecture, I will start with बुद्धिज्म, ठीक है। उसके पहले हम वैदिक इस पे
कुछ PYQs देखेंगे, आपको पढ़ के आना है और यहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप पढ़ के आएंगे सब लोग, क्वेश्चन मत पढ़ के आना, आप नोट्स पढ़ के आना, जो भी वैदिक का जो भी नोट्स रहेगा, ठीक है। इसको पूरा रिवाइज करके आइए एंड वी विल सॉल्व द PYQs। और एक काम बचा है, हमको साइट्स रिवाइज करनी है, so I will prepare maps for different locations, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, मेगालिथ, उसके बाद में चाल्कोलिथ एंड IVC, इनकी सारी साइट्स हम एक बार पढ़ेंगे। और वैदिक एज को आप पढ़ के आइए अच्छे से। वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम नॉलेज अप्लाई करेंगे कि हमने जो पढ़ा उसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। और फिर हम बुद्धिज्म स्टार्ट कर देंगे। कोई भी डाउट है किसी को? कुछ भी अगर डाउट रहता है तो यू कैन आस्क। अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में अगर कोई याद आता है डाउट तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।